हेलो डियर, आप सभी जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर को स्वागत है। देखिए, ये जो आज हम 3 प्रश्न लेकर आए हैं यहाँ पे, ये तीनों प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है ना। तो देखिए, पिछले बार फर्स्ट ईयर में क्या था, पिछले बार फर्स्ट ईयर में पूछ दिया था कि जो है सूची बनाइए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का सूची बनाइए, जिसमें ऐसे ही कार्यक्रम का जो है नाम लिखना था सिर्फ, और वो 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, और कहा था कि किसी एक कार्यक्रम के बारे में विस्तृत से लिखे और किसी साथ में राष्ट्रीय कार्यक्रम का सूची बनाइए। तो हो सकता है आपको भी पूछ दे शॉर्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में पूछ दे कि बताइए एड्स कंट्रोल के बारे में, या पूछ देगा कि तपेदिक कार्यक्रम यानी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूछ देगा, या जो है ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूछ देगा, या मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूछ देगा। तो जो है ये सब राष्ट्रीय स्तर पर इसके रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है इन रोगों का, और वही जो है राष्ट्रीय कंट्रोल प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग 3 प्रश्न लेकर आए हैं। तीनों प्रश्न सिलेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, दूसरा जो है वो आपका है ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, मतलब दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम है, और जो आपका तीसरा है वो है आपका रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब संशोधित तपेदिक राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबी के बारे में, जिसमें डॉट्स को और डॉट्स प्लस को जो है शामिल किया गया था। समझ गए ना। तो इस दोनों के बारे में जो है हम लोग आज देखेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा। 3 प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है पूछ देगा, या फिर पूछ देगा कि राष्ट्रीय जो है कार्यक्रम का सूची बनाइए और किसी एक के बारे में जो है चर्चा कीजिए। तो आपको जो तीनों में से याद रहेगा चर्चा कर दीजिएगा। अगर नाम नहीं देगा तो, अगर नाम दे देगा कि एड्स के बारे में चर्चा कीजिए, या तपेदिक के बारे में चर्चा कीजिए, या दृष्टिहीनता के बारे में चर्चा कीजिए, तो फिर तो उसको जो है करना पड़ेगा आपको, जिसके बारे में पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। समझ गए। ये है आपका फर्स्ट ईयर और आपका थर्ड ईयर, दोनों के लिए है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दोनों में है और दोनों में प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। समझ गए। चलिए, तो देखिए, पहले हम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं, या इसके उद्देश्य को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एड्स जो है, सबसे पहले जानिए एड्स होता क्या है। तो देखिए, एड्स जो होता है यह HIV संक्रमण से फैलता है, HIV वायरस के कारण। समझ गए ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण, HIV के कारण ये होता है। और ये जो है आपका एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब देखिए, एड्स जो भी व्यक्ति को होता है, ये क्या करता है, उसके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारे किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी रहता है, उसको यह क्या करता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। यह बहुत ही खतरनाक संक्रमण बीमारी होता है। अगर एड्स जो है शरीर में प्रवेश कर गया किसी भी व्यक्ति का, तो जो है धीरे धीरे उसके शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, और उसके शरीर में जो इम्यूनिटी नाम के जो चीज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसको जो है बार बार जो है अनेक बीमारी अटैक करने लगता है, संक्रमण होने लगता है हर बार, क्योंकि उसके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई और संक्रमण हावी होने लगता है, और यही जो है आपका एड्स होता है। समझ गए। एड्स के बारे में समझ गए। चलिए, अब तो एड्स के बारे में समझ गए कि क्यों होता है। अब देखिए इसका कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, देख लीजिए होता क्या। ठीक है, वर्ष 1986 में HIV का प्रथम रोगी पाए जाने के बाद सन 1987 में भारत सरकार ने एड्स के प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किए। समझ गए। देखिए, नेशनल एड्स जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब शुरू किया गया, तो देखिए जो 1986 में भारत में पहला जो एड्स रोगी मिला ना, HIV के जो है पहला रोगी जो है 1986 में मिला, तो जो है वहाँ पे जो भारत सरकार है, और ये रोगी मिलने के बाद 1986 में रोगी मिलने के बाद 1987 में भारत सरकार ने एड्स के प्रभावी रूप से कंट्रोल करने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल बनाने के लिए जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसकी मुख्य उद्देश्य निम्न है। तो आप लोग क्या समझे कि HIV का रोगी जो है 1986 में प्रथम बार मिला। अब इसको देखते हुए भारत सरकार ने 1987 में जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। ठीक है, उसका जो है मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था। ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था देख लीजिए।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि HIV के संचार को रोकना, मतलब जो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कि जो HIV फैलाव है इसको कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए HIV संक्रमण के कारण होने वाली रुग्णता, मॉर्बिडिटी एवं मृत्यु दर, मोर्टालिटी की रोकथाम करना, मतलब HIV के संक्रमण के कारण जो मृत्यु दर है, ठीक है ना, उसमें जो है कैसे रोकथाम किया जाए और इसके प्रसार को कैसे रोकथाम किया जाए, ये सुनिश्चित किया गया। ठीक है, HIV संक्रमण के फैलने के तरीके एवं बचाव के उपायों के बारे में जन समुदाय में जागरूकता फैलाना। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य था कि लोगों के बीच में इसके कैसे बचा जाए, इसके जो फैलने का जो तरीका है इससे कैसे बचाव किया जाए, लोगों में जो है इसका जागरूकता, अवेयरनेस को क्या करना, स्प्रेड करना, फैलाना। समझ गए? उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ निम्न है। अब देखिए, वो तो उद्देश्य देख लिए कि आखिर नेशनल एड्स कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया। ठीक है, तो लोगों में जो है अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही ये कैसे फैलता है, एक दूसरे में HIV होने का जो है कारण क्या है, लोगों में जागरूकता फैलाना और साथ में इसके प्रसार को, इसके संचार को जो है नियंत्रण करने के लिए, ये सब जो है इसका उद्देश्य था। ठीक है, बाकी इसमें जो है जो ये कार्यक्रम है इसमें क्या क्या चीज़ को शामिल किया गया, तो चलिए जो है देखते हैं कि किस किस चीज़ पर जो है जोर दिया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, देखिए, पहला है वार्षिक देखरेख निगरानी, एनुअल सेंटिंग सर्विलांस। समझ गए? देखिए, वार्षिक देखरेख निगरानी का मतलब है कि साल में कितना जो है एड्स मरीज मिला, कितना ठीक हुआ, कितना रिकवरी हुआ और कितना जो है इससे मृत्यु हुआ, कितना जो है इससे बच गया। तो ये जो है वार्षिक देखरेख में ये आपका बताता है। ठीक है, दूसरा है रोकथाम पर जोर देना। दूसरा जो है आपका रोकथाम पर जोर देना, मतलब इसको जो है हमारे देश में जो है प्रतिवर्ष कितना जो है एड्स मरीज मिलता है, ठीक है, कितना जो है इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको फैलने से कैसे रोका जाए, तो ये रोकथाम पर जोर जो कि दूसरा है। ठीक है, पहला है वार्षिक देखरेख निगरानी, दूसरा है रोकथाम पर जोर देना, तीसरा है स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र। देखिए, जो भी एड्स मरीज है, HIV संक्रमित मरीज है, उसके लिए जो है स्वैच्छिक मतलब वॉलेंटियर काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर के लिए जो है उपलब्ध कराया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर HIV लगता हो कि HIV से हमें हो चुका है तो अपने मन से जाकर परामर्श करा सके और जाँच करा सके। समझ गए? तो ये जो है इस कंट्रोल के तहत, इस कार्यक्रम के तहत ये जाँच केंद्र और परामर्श केंद्र खोला गया। समझ गए? नेक्स्ट है कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाने में जो है क्या करना, कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना, इस कार्यक्रम में जोर दिया गया। नेक्स्ट आपका देखिएगा रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसको जो है सुरक्षा पूर्वक एक से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाए, चढ़ाने से पहले जाँच लिया जाए कि जो रक्त चढ़ा रहे हैं वो व्यक्ति HIV से संक्रमित तो नहीं है। तो ये जो है आपका सुरक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण। इसमें जो है स्वास्थ्य कर्मियों, जो भी हेल्थ वर्कर है, उनको प्रशिक्षण दिया गया कि एड्स के कैसे कंट्रोल किया जाए, इससे कैसे जो है लड़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है HIV संक्रमित माता पिता से उसके शिशु में संक्रमण की रोकथाम। अब जो भी HIV संक्रमित माता हो या पिता हो, समझ गए, उसके क्या हो, ज़्यादातर जो HIV संक्रमण होता है ये माता से फैलता है। समझ गए? तो जो माता अगर HIV से संक्रमित होगी उसको क्या करना, बच्चों को जो है संक्रमण से कैसे रोकथाम किया जाए, इस कंट्रोल में जो है सुझाया गया इस कार्यक्रम में। समझ गए? आठवां है यौन संचालित बीमारियों का नियंत्रण, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जो है बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा नौवां है समुदाय में जागरूकता का उत्पन्न करना, मतलब गांव में, शहरों में ये सब चीज़ों को जो है अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, उत्पन्न करना, इस नियंत्रण कार्यक्रम में बताया गया। तो ये आपका एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। तो आप लोग देखें एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कब शुरू हुआ, कब पहला मरीज मिला, इसका क्या क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से जो है पॉइंट को शामिल किया गया। तो ये 9 पॉइंट जो है इस पर जोर दिया गया, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ देगा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में तो लिख देंगे। चलिए
हम लोग यहाँ पे अब आते हैं, दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका यहाँ पे राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को समझाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे है इसके उद्देश्य को समझाए, समझ गए। नेशनल प्रोग्राम टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, जो ब्लाइंडनेस है, जो अंधापन होता है, दृष्टिहीनता, इसके नियंत्रण कार्यक्रम, ये भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति है, अंधापन, उसको जो है कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके उद्देश्य को भी, समझ गए। देखिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, देखिए अंधता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सन 1986 में की गई थी। यह कार्यक्रम 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंधत्व मतलब ब्लाइंडनेस की फैलाव दर को इतना % तक लाना है, समझ गए। देखिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का जो मतलब है ये कब शुरू हुआ, तो यह जो है अंधापन जो है, अंधता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो शुरुआत है 1976 में किया गया। देखिए सबसे पहले है आप जो है इसको क्या करें, ये पॉइंट को याद रखें, सन को याद रखें कि ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तभी जाके आपको जो एग्ज़ाम कॉपी चेकने वाला होगा आपको नंबर अच्छा देगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये रट्टू है, इसको जो है जो अच्छी चीज़ है वो याद ही नहीं है। ठीक है, तो जो आपका ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है 1976 में शुरू किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में जो है 100% केंद्र और द्वारा प्रायोजित है। ये जो कार्यक्रम है ये 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कंडक्ट होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ब्लाइंडनेस अंधत्व की फैलाव दर को 0.3% तक लाना है। देखिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो अंधत्व है, जो ब्लाइंडनेस है, इसको जो है 0.3% तक लाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, समझ गए, कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। अब इसका उद्देश्य देखते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, देख लीजिए। सबसे पहला है प्रत्येक जिले में नेत्र देखभाल संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देना व गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है कि प्रत्येक जिला में जो है नेत्र से संबंधित देखभाल सेवा को बढ़ावा देना और साथ ही गुणवत्ता में सुधार करना, मतलब जो है क्वालिटी में जो है सुधार करना, जो आँख का देखभाल है उसके क्वालिटी में सुधार करना, इसके सेवाओं में बढ़ावा देना, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है प्रत्येक स्तर जैसे प्राथमिक स्तर, केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि पर नेत्र देखभाल संबंधी सेवाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकसित करना। देखिए अब जैसे प्रत्येक स्तर है, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो इन सब पर जो है नेत्र संबंधी देखभाल सेवाओं बेहतर हो सके, इसके लिए बेटर ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन का डेवलप करना, विकसित करना ये सुनिश्चित किया गया। ठीक है ना, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सभी स्तर पर जो है नेत्र से संबंधित देखभाल के सेवा को क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन को विकसित करना इस कार्यक्रम में जोर दिया गया, समझ गए। नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के द्वारा आम जनता में नेत्रों की देखभाल के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। देखिए चाहे वो इंफॉर्मेशन के जरिए हो, चाहे एजुकेशन के जरिए हो, चाहे कम्युनिकेशन के जरिए हो, तीनों के जरिए IEC के जरिए जो है जो नॉर्मल जो सिंपल आम जनता है उनमें नेत्रों की देखभाल से संबंध में अवेयरनेस जागरूकता उत्पन्न करना, इस कार्यक्रम में ये लक्ष्य रखा गया, ये तय किया गया कि लोगों में सूचना शिक्षा और कम्युनिकेशन के माध्यम से आँखों के देखभाल नेत्रों के देखभाल से संबंधित जागरूकता उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंधत्व की समस्या से ग्रसित लोगों को पता लगाना तथा आवश्यकता अनुसार मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन करवाना। ठीक है, देखिए जो अंधत्व व्यक्ति है, जो ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति है, उसका पता लगाना और उसका आवश्यकता अनुसार जो है कैटरैक्ट का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना सुनिश्चित करवाना, इस जो है कार्यक्रम में तय किया गया कि जो भी लोग होगा अंधा व्यक्ति उसको खोजकर उसको सर्च करके और उससे आवश्यकता अनुसार मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना। ठीक है, ये चीज़ें हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट है 5वां पॉइंट है नेत्र देखभाल संबंधी सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु नेत्र कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अब देखिए नॉर्मल जो प्रॉब्लम होगा न आँख का है, तो जिसके पास आँख का नॉलेज ज़्यादा होगा वही ना अच्छे से देखभाल कर पाएगा। तो नेत्र देखभाल संबंधी सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु जो भी सर्विस है उसके अच्छे से काम हो सके, इसके लिए नेत्र कर्मियों का जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग का व्यवस्था करना। समझ गए। छठा है नेत्र बैंक को आई बैंक की स्थापना करना। आई बैंक की स्थापना किया जाएगा ताकि जिसका अगर आई खराब हो जाएगा या जो अगर अपना आई आँख दान करना चाहता है तो वह आई बैंक में अपना आई दान कर सकता है, ताकि जिसका भी आँख खराब हो जाए तो इसका उपयोग करके जो है उसे ठीक किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। समझ गए। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए। देखिए नॉर्मली उद्देश्य होता है कि क्या इसका उद्देश्य है, आखिर ये जो चीज़ है जैसे ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, आखिर ये जो है क्यों आया, तो इसमें इसका क्या रोल है, यही उद्देश्य होता है। तो ये उद्देश्य को जो है आप लोग अपने तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी हम बता दिए हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। या आपसे पूछेगा कि RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम डिस्क्राइब इन डिटेल। ठीक है, तो RNTCP के बारे में या डॉट्स के बारे में, ठीक है, डॉट्स के बारे में पूछे या डॉट्स प्लस के बारे में पूछेगा तो आप जो है आज के बाद दोनों के बारे में लिख देंगे। ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूड है, देखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्षय मतलब क्या होता है, टीबी रोग। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को 1962 में प्रारंभ किया गया। देखिए जो आपका नॉर्मल जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है ये 1962 में शुरू किया गया, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिवाइज मतलब पुनः संशोधित किया जाना। मतलब ये जो क्षय नियंत्रण कार्यक्रम था इसको फिर से जो है रिवाइज किया गया, फिर से संशोधित किया गया। ठीक है, तो आपको पहले लिखना है कि जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है 1962 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में कुछ कमियां थी, जैसे कार्यक्रम के उचित प्रबंध का अभाव, पर्याप्त फंडिंग की कमी, दवाइयों की अपर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाना आदि। ठीक है, देखिए ये जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया 1962 में सबसे पहले, तो ये जो है आपका सबसे पहले जो शुरू किया गया तो इसमें कुछ कमियां था, इस कार्यक्रम में कुछ जो है कमी था, जैसे कार्यक्रम का उचित प्रबंध का अभाव, मतलब इसके मैनेजमेंट का जो है अभाव था। ठीक है, पर्याप्त फंडिंग की कमी, जैसे पैसा वगैरह होता है ना, किसी भी कार्यक्रम के लिए जो है फंडिंग होता है, अलग अलग कार्यक्रमों के लिए जो है अलग अलग पैसे का मनी का फंडिंग होता है उस कार्यक्रम के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसमें पर्याप्त फंडिंग का भी कमी था। ठीक है, उसके बाद है दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाना, मतलब जो दवाइयाँ होनी चाहिए उसका पर्याप्त मात्रा में जो है पूर्ति नहीं हो पाता था। तो ये जो है ये सब कमियां था, तो इसीलिए जो है इसको जो है रिवाइज किया गया 1993 में जो है इसे संशोधित किया गया, रिवाइज करके इन सारे कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, जैसे देखिए इन कमियों को दूर करने हेतु भारत सरकार ने क्षय रोग की रोकथाम की अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। सन 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP की शुरुआत की। देखिए नॉर्मल अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो 1962 में। अगर पूछ देगा कि रिवाइज मतलब संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1993 में। यह क्यों शुरू हुआ रिवाइज वाला, तो जो पहला वाला था जो नॉर्मल राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था इसमें कमियां था, जैसे दवाओं का पर्याप्त आपूर्ति में कमी, ठीक है, पर्याप्त फंडिंग में कमी, मैनेजमेंट का अभाव। इन सब कमियों को देखते हुए जो केंद्र सरकार भारत सरकार ने अपने रणनीति में क्या किया, परिवर्तन किया और 1993 में रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। समझ गए। चलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का शुरू करने का, RNTCP का शुरू करने का क्या उद्देश्य था देख लीजिए। पहला है अच्छी गुणवत्ता वाले स्पुटम माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, मतलब आप लोग जानिए कि जो टीबी होता है उसमें स्पुटम का टेस्ट होता है, बलगम का टेस्ट होता है और उससे पता किया जाता है कि मतलब किसमें टीबी का अंश है या नहीं है। ठीक है, तो अच्छी गुणवत्ता वाले जो स्पुटम का माइक्रोस्कोपिक परीक्षण है द्वारा क्षय रोग को
कम से कम 70% मामलों का पता लगाना। मतलब इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि अच्छे गुणवत्ता का स्पुटम टेस्ट करके 70% मामलों का पता लगाया जा सके इस स्पुटम टेस्ट से टीबी का। समझ गए। नेक्स्ट है लघुकालीन कीमोथेरेपी, शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी द्वारा क्षय रोग के संक्रमित मामलों की कम से कम 85% रोग मुक्त दर प्राप्त करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो लघुकालीन मतलब कम समय के लिए जो कीमोथेरेपी है, शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी जिसमें विभिन्न दवाइयाँ दिया जाता था, उसको कम से कम 85% जो है कंट्रोल किया जा सके टीबी पर। समझ गए। तो ये जो है इसका है, ठीक है। उसके बाद है कि सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण सेवाओं का विस्तार करना। मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और IEC जो ऊपर देखे है ना, वही है। इसके द्वारा लोगों के बीच में इसको बताना, जागरूकता फैलाना। क्षय रोग के बेहतर तरीके से निदान एवं उपचार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। मतलब रिसर्च कार्यों को बढ़ावा देना, ताकि इसका और जो डायग्नोसिस है, जो ट्रीटमेंट है, इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया जा सके लोगों के बीच में। ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य था ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम का, RNTCP का। तो ये चीज़ है। अब इसका निदान हम लोग देखते हैं कि ये जो निदान होता है इसका, ट्यूबरक्लोसिस का निदान कैसे होता है, देख लीजिए। 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि तक खांसी रहने पर स्पुटम स्मीयर परीक्षण करवाना। ठीक है। देखिए, किसी को अगर 2 सप्ताह या इससे अधिक से अगर खांसी है तो उसे जो है अपने बलगम का स्मीयर परीक्षण करवाना चाहिए। ठीक है ना, जिससे पता लगता है टीबी का। समझ गए। नेक्स्ट है, यदि एक या दोनों परीक्षण पॉजिटिव हो तो स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव टीबी है, डॉट्स थेरेपी प्रारंभ करें। अगर आपका जो स्पुटम जो है पॉजिटिव आता है, एक या दोनों परीक्षण मतलब स्पुटम और स्मीयर दोनों अगर पॉजिटिव आता है तो फिर जो है आपका स्पुटम और स्मीयर पॉजिटिव टीबी है, जिसके लिए डॉट्स थेरेपी प्रारंभ किया जाता है। ठीक है। डॉट्स थेरेपी को आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि दोनों परीक्षण निगेटिव आए तो खांसी के उपचार हेतु 2 सप्ताह के लिए एंटीबायोटिक दें। अगर नॉर्मल 2 सप्ताह से अगर खांसी ही है, अगर स्मीयर टेस्ट कराए हैं, स्पुटम उसमें निगेटिव आया है, तो जो है आपको नॉर्मल खांसी का ही उपचार करवाना होता है, जिसके लिए 2 सप्ताह के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है। यदि दोनों परीक्षण निगेटिव आए तो वक्ष एक्सरे कराएं। अगर दोनों परीक्षण जो है क्या हो, निगेटिव आए तो चेस्ट का एक्सरे करवाना चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट है, यदि एक्सरे पॉजिटिव आए तो टीबी का उपचार प्रारंभ करें, यदि निगेटिव आए तो टीबी नहीं है। देखिए, कभी कभी होता है कि स्पुटम से पता नहीं चलता है तो एक्सरे से पता चलता है, कभी कभी एक्सरे से पता नहीं चलता है तो स्पुटम कराया जाता है। ठीक है। तो अगर स्पुटम से नहीं पता चला है, दोनों जो है निगेटिव है, स्पुटम और स्मीयर दोनों, तो जो है चेस्ट का एक्सरे करवाए। अगर एक्सरे जो है पॉजिटिव आता है, एक्सरे में दिखता है कि टीबी का अंश है, तो टीबी का जो है उपचार प्रारंभ कर दे। ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हम लोग इसका निदान हम लोग देख लिए हैं कि कब जो है कैसा निदान डायग्नोसिस करेंगे। अब हम लोग इसका उपचार में देखते हैं कि डॉट्स थेरेपी क्या होता है। देखिए, क्षय रोग के प्रभावी उपचार हेतु देश में वर्ष 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत डॉट्स कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मतलब जो 1993 में संशोधित क्षय रोग RNTCP जो आया, इसी के साथ डॉट्स जो है आया। समझ गए। ये प्रभावी रूप से जो है उपचार हेतु 1993 में ही डॉट्स को शुरू किया गया, लाया। अब ये डॉट्स होता क्या है देख लीजिए। इसका पूरा नाम जो होता है, ये आपका डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, जिसका डॉट्स होता है। समझ गए। एस जो है आपका यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। समझ गए। अब देखिए ये डॉट्स होता क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए। बहुत लोग को डॉट्स समझ में नहीं आता है। देखिए, क्षय रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु इस थेरेपी के अंतर्गत सभी दवाइयां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दी जाती है। अर्थात क्षय रोगी दवाइयां लेने के लिए अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र आता है, जहां वह मौजूद स्टाफ की मौजूदगी में दवाई निगलता है। समझ गए। देखिए,
टीबी के प्रभावी उपचार के लिए डॉट्स थेरेपी लाया गया। और ये जो डॉट्स थेरेपी है इसमें जो है विभिन्न दवाइयों को जो है विभिन्न दवाइयों के जो है सभी दवाइयों को जो है जो भी स्वास्थ्य कर करता है उसके सामने उसके प्रत्यक्ष जो है मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है, मतलब सामने रख के रोगी को दवाइयाँ दिया जाता है। और यही जो है डॉट्स होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कहते हैं। समझ गए ना। तो यही जो है आपका होता है। ये जो होता है दो प्रकार के होता है डॉट्स थेरेपी, एक होता है इंटेंसिव फेज और एक होता है कंटिन्यूएशन फेज। समझ गए। एक क्या होता है इंटेंसिव फेज और एक होता है कंटिन्यूअस फेज। ये दो प्रकार के होता है। समझ गए। देखिए डॉट्स क्या है, तो डॉट्स जो है एक दवाओं का समूह है जो जितने भी क्षय रोग में दिया जाने वाला दवाई है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने में दिया जाता है, स्वास्थ्य केंद्र पर उस सामने में रोगी को दवाई निगलने के लिए दिया जाता है। और यही जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व होता है, डॉट्स होता है। समझ गए। जिसमें जो है अलग अलग सभी दवाइयाँ होते हैं टीबी के लिए। समझ गए। अब ये दो फेज इंटेंसिव और कंटिन्यूअस फेज होता है। तो देख लीजिए डॉट्स, ये जो है दो फेज हो गया। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डॉट प्लस। डॉट्स समझ गए कि डॉट्स क्या होता है। तो डॉट्स एक दवाइयों का समूह है जिसमें सभी जो भी तपेदिक के दवाई है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने में दिया जाता है स्वास्थ्य केंद्र पर। समझ गए ना। तो यही जो है आपका होता है डॉट्स। समझ गए। दो होता है इंटेंसिव और कंटिन्यूअसन फेज। समझ गए। डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग बहु औषधि प्रतिरोध क्षय रोग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। देखिए जो डॉट्स प्लस होता है, डॉट्स प्लस थेरेपी का उपयोग जो है बहु औषधि प्रतिरोध क्षय रोग। समझ गए ना। मतलब ये जो होता है अनेकों दवाइयों के जो है प्रतिरोध जो है टीबी मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, मतलब डॉट्स प्लस भी जो है डॉट का ही एक अलग जो है इसको मॉडिफाई किया गया, डॉट को मॉडिफाई करके डॉट प्लस बनाया जिसमें मल्टीपल ड्रग को जो है प्रतिरोध को जो है दिया गया जिसके ठीक है के उपचार हेतु किया जाता है, मतलब बहु औषधि प्रतिरोध क्षय रोग के उपचार हेतु किया जाता है। डॉट्स प्लस थेरेपी प्रदान करने के लिए तृतीय स्तर के देखभाल केंद्रों जैसे मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों पर डॉट्स प्लस स्थलों की स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक डॉट्स प्लस केंद्र की स्थापना क्या है की गई है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की गई है। डॉट्स प्लस थेरेपी के अंतर्गत इंटेंसिव फेज की अवधि 6 वर्ष महीने होती है जिसे आवश्यकता अनुसार 9 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और कंटिन्यूएशन फेज का अवधि 18 माह का होता है। देखिए डॉट्स प्लस जो होता है इसमें जो है इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज में दोनों में अलग अलग दवाइयों का समूह होता है, मल्टीपल दवाइयाँ होता है। समझ गए। और दोनों जो फेज का जो अवधि होता है इंटेंसिव फेज का होता है 6 से 9 माह तक होता है और कंटिन्यूएशन फेज का 18 माह का होता है कोर्स। समझ गए। जो कि आपका डॉट्स प्लस के अंतर्गत आता है। समझ गए। तो ये दोनों समझ गए आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे तीनों प्रोग्राम के बारे में। तो जो है आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।